नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 15 तारीख होली के दिन जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर लगी आग की लपट आज भी पूरे देश को झुलसा रही है। आप सब लोग जानते हैं कि कुछ वकीलों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। यानी इस मामले में अभी कोई एफआईआर नहीं होगी। इस मामले की इन हाउस कमेटी 3 जजों की वो इंक्वायरी कर ली है, उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी गई है। हालांकि इस रिपोर्ट पर देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने आपत्ति दर्ज की। आइए इस विषय पर बात करते हैं, कोर्ट, कॉलेजियम एंड करप्शन। मित्रों, आज के तारीख में पूरे देश में यह सवाल हर आमो खास व्यक्ति के मन में कौंध रहा है कि प्रजातंत्र की यह सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका, क्या अब भी इसमें भ्रष्टाचार, उत्कोच के घुन लग गए हैं? क्या इनकी जड़ों में भी भ्रष्टाचार की दीमक लग गई है, जो इस पूरी व्यवस्था को, पूरे संस्था को खोखला कर रही है? क्या है ये कॉलेजियम सिस्टम? आए दिन आप इस कॉलेजियम सिस्टम की बात सुनते होंगे। इस पर बात करेंगे आज हम लोग कि ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है। मेरा ये प्रयास आम लोगों को अवेयर करने का है। ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कैसे ये अस्तित्व में आया, और क्या ये कॉलेजियम सिस्टम ही कोर्ट को भ्रष्टाचार से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। आज देश में हर जगह इस कॉलेजियम सिस्टम पर प्रश्न उठ रहे हैं। पहले समझते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया क्या यह भारत के संविधान में लिखित था? क्या इसके प्रावधान भारत के संविधान में पहले से दिए हुए थे, या यह कोई संविधान से परे कोई व्यवस्था कायम की गई? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। ये पूरी व्यवस्था, देखिए, कॉलेजियम सिस्टम रूट काउजेज ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म। क्या यह कॉलेजियम सिस्टम ही भाई भतीजावाद और करप्शन का रूट काउज है? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर बात करने की आवश्यकता है। क्या यह कॉलेजियम सिस्टम ही करप्शन और भाई भतीजावाद का जनक है? एक एक कर इस सब पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि विधान और संविधान की मैंने एक कड़ी शुरू की है। यह वीडियो वैसे तो देश के तमाम नागरिकों के लिए है, लेकिन यह वीडियो उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वैसे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या सिविल सोसाइटी, या वकील, कोई भी। कहता है द कॉलेजियम सिस्टम इज ए मैकेनिज्म इन इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेज इन हायर जुडिशरी। जब हम हायर जुडिशरी बात करते हैं तो इसका मतलब हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट और उसके ट्रांसफर का एक मैकेनिज्म है कॉलेजियम सिस्टम। इट वॉज डेवलप्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स। इस पर भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कॉलेजियम सिस्टम बनाया अपने डिफरेंट न्याय निर्णय यानी रूलिंग के जरिए। द सिस्टम इज यूनिक टू इंडिया एंड नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। यह यूनिक है, और मजेदार बात है कि जहां तक मेरी जानकारी, मैंने इसमें काफी रिसर्च किया है, दुनिया के किसी कोने में कॉलेजियम सिस्टम यानी जजेज ही खुद को नियुक्त कर लेते हैं, ऐसी व्यवस्था पूरे देश में किसी भी बड़े प्रजातांत्रिक मुल्क में नहीं है। देखिए, संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 124 और 217
यह जजों की नियुक्ति के बारे में संविधान में बताता है। मैं पूरा आर्टिकल आपको नहीं पढ़ रहा हूं, इसमें एक शब्द पर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि उसी शब्द का एक्चुअली ये पूरा खेल है। देखिए, ये इसी शब्द का खेल है। कहता है कि आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए है और आर्टिकल 217 यह हाई कोर्ट्स के लिए है। आर्टिकल 217 प्रोवाइड्स, पहले आप सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर द कंसल्टेशन। इस शब्द को याद रखिएगा, इसी शब्द ने पूरा खेल रचा है, यही शब्द का पूरा गेम है। आफ्टर द कंसल्टेशन with such judges of the Supreme Court and of the High Court in the state as the President may deem necessary for the purpose। कहता है कि राष्ट्रपति महोदय ही जज सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं और वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से या हाई कोर्ट के जजेस से इस संबंध में कंसल्टेशन कर सकते हैं। यह संविधान का ओरिजिनल प्रोविजन है। जैसा मैंने बताया था कि आर्टिकल 217 में भी मोटे तौर पर वर्बेटम ही है, वही चीज है, यहां भी वही चीज लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि प्रोवाइड्स दैट एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर द कंसल्टेशन। इसमें अंतर यही है कि इसमें चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन होगा और वो वहां के उस राज्य के गवर्नर से भी कंसल्टेशन होगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। एंड इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ, यानी उस हाई कोर्ट के दूसरे चीफ जस्टिस का अगर हो तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी इसको उसका कंसल्टेशन होगा। यह व्यवस्था मोटे तौर पर चलती आ रही थी और उसके बाद 1981 में एक केस दर्ज हुआ, इसको बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस। 1981 में एसपी गुप्ता साहब एक बहुत बड़े वकील थे, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने मोटे तौर पर यह कहा, पिटीशन लगाया, याचिका लगाई। गुप्ता साहब की अब सब संभवतः मृत्यु हो गई है। उन्होंने एक याचिका लगाई कि साहब जो कंसल्टेशन है वो कंकरेंस होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि प्राइमेसी जो है वो चीफ जस्टिस का इस्टेब्लिश कीजिए। लेकिन इस रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट एब्सोल्यूट इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, और कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का यानी कार्यपालिका का यह प्रेरोगेटिव है कि ये जजेस का अपॉइंटमेंट करें। इस रिट याचिका को खारिज कर दिया गया और इस तरह से thus the power to appoint judges in upper judiciary remained with the executive after the first judges case। याद रखिएगा 1981 में फर्स्ट जजेस का केस हुआ था, जिसमें मैंने एक वीडियो में आपसे बात की थी कि प्रजातंत्र के जो 4 स्तंभ ढह रहे हैं। आप याद कीजिए, मैंने कहा था कि कैसे 91 से जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हुआ, एग्जीक्यूटिव वगैरह की स्थिति जब खराब हुई तो क्यों उसकी स्थिति खराब होनी शुरू हो गई। तो अब स्थिति यह है कि इसको समाप्त कर दिया गया। अब सेकंड जजेस केस 93 में, इसको जरा ध्यान से देखिए। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह व्यवस्था चलती रही। इसलिए मैंने कहा कि संविधान के बनने से लेकर 1993 तक, 1993 तक अपॉइंटमेंट जो था वह एग्जीक्यूटिव के हाथ में था। लेकिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक और याचिका दायर की गई, और इस याचिका में मैंने आपको बताया था कि 91 में कैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वगैरह आया और जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर शुरू हुआ, और उसके बाद आपने देखा कि
कि कैसे यहां पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मुकदमा दर्ज हुआ और इस मुकदमे ने फर्स्ट जजेस केस के जजमेंट को ही पलट दिया। इसने इस जजमेंट को पलट दिया। इट ओवररूल्ड द फर्स्ट जजेस केस एंड एस्टैब्लिश द कॉलेजियम सिस्टम। इसी को, यहीं से कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हो गई। यानी आप ये समझ लीजिए कि 1950 जब से संविधान बना से लेकर के 1993 तक मोटे तौर पर अपॉइंटमेंट जो है वह एग्जीक्यूटिव करती थी, यानी राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री के सलाह से, मतलब प्रधानमंत्री करते थे। इसी बीच में आपको बताते चलें कि एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था, आपको पता है कि इमरजेंसी के दरमियान। तो उस वक्त आर्टिकल 312 में एक व्यवस्था की गई कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज AIJS की परिकल्पना की गई कि जजेस की नियुक्ति ऑल इंडिया सर्विसेज यानी इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होगा। बहरहाल ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हो सका। और इसमें कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में कि साहब इसमें चीफ जस्टिस और 2 जजेज होंगे, यानी 3 जजेस का कॉलेजियम 1993 में अस्तित्व में आ गया और यहीं से कॉलेजियम की स्थापना हो गई। यानी 1993 से राष्ट्रपति के हाथ से जो पावर था अपॉइंटमेंट का वह वस्तुतः छीन लिया गया। कहने को उन्हीं के सील और हस्ताक्षर से होगा, लेकिन उसमें किसी का नहीं चलता है। ये कॉलेजियम जो बताती है, ये कॉलेजियम जो रिकमेंड करती है, वही अंततोगत्वा लागू होता है। अब इसके बाद जरा यहां देखिए, इसके बाद 98 में राष्ट्रपति महोदय ने एक संविधान में प्रावधान है, उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं। तो उस प्रावधान के तहत, अगर मुझे ठीक से याद है तो संभवतः आर्टिकल 146 में है, इसको 3rd जजेस केस कहा जाता है। ये 98 में राष्ट्रपति महोदय ने कॉलेजियम यानी सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस के लिए भेजा और कहा कि साहब ये इसको थोड़ा ब्रॉड बेस्ड किया जा सकता है या उस पर कुछ अपने मतलब रेफरेंस में राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में उनकी राय मांगी। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को तो बहाल ही रखा, लेकिन कहा कि इंस्टेड ऑफ 3 जजेज ये 5 जज होंगे, यानी चीफ जस्टिस स्वयं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। याद रखिएगा कि कॉलेजियम कभी रिक्त नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि चीफ जस्टिस और 4 जजेज हैं, उसमें 2 रिटायर कर गए तो वो भरता जाता है, तो वो एक सीक्वेंस में चलता जाता है। तो इस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम 98 में 5 जजों की हो गई। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर एक प्रयास किया और इसमें बहुत होने भी लगा कि साहब अपॉइंटमेंट में बहुत सारी चीजें हो रही है, भाई भतीजावाद, ये वो। तो इन्होंने प्रयास किया कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक संविधान संशोधन करके एक इस एक्ट को लाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में, अगर मुझे ठीक से याद हो तो इस 2015 में इसको नल एंड वाइड करार दे दिया और कहा कि नहीं, ये जो NGAC है यह अवैध है, माने गैर संवैधानिक। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं इस पर कि अभी जो स्थिति है। अच्छा, यहीं पर आपको बताते चलें, एक और चीज आपको बताते चलें कि 1991 में वीरा स्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल गाइडलाइन जारी कर दिया और वो गाइडलाइन कहता है कि जजेस पर कोई भी कार्रवाई इंक्लूडिंग द क्रिमिनल केसेस बगैर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अनुमति के नहीं होगा। और एक और व्यवस्था की गई इन हाउस इंक्वायरी का।
अब वो इन हाउस इंक्वायरी का जरा खेल देखिए। हुआ ये था कि लगभग आज से 11 साल पहले चंडीगढ़ में एक मामला आया कि एक जज निर्मल कौर के घर पर 15 लाख रुपए का एक पैकेट पाया गया। तो जस्टिस निर्मल कौर ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। बाद में पता चला कि नहीं, वो 15 लाख रुपया जस्टिस निर्मल यादव के लिए था, निर्मल कौर के लिए नहीं। पूरा हो हंगामा हुआ और सुप्रीम कोर्ट फिर आड़े आई और कहा कि नहीं, इन हाउस इसकी इंक्वायरी हो गया। अब सोच लीजिए कि 11 वर्ष के बाद ये अखबार की कटिंग है, पीटीआई के हवाले से यह खबर छपी है कि रादर 17 ईयर्स, मतलब 17 साल के बाद, माफ कीजिएगा 11 साल मैंने कहा, 17 साल के बाद कैश एट जजेस डोर केस रॉक द जुडिशियरी स्पेशल सीबीआई कोर्ट हेयर ऑन सैटरडे, मतलब इस मामले को ही खत्म कर दिया गया, समाप्त हो गया। आपको पता है कि जब जस्टिस वर्मा के यहां कैश मिला तो हो हंगामा हुआ। पनिशमेंट के तौर पर जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया। दूसरा है, ऐसा नहीं कि जजेस के फ्रैटर्निटी में, जुडिशरी में करप्शन की आवाज नहीं उठी, उठी है। 8 चीफ जस्टिसेस वेयर करप्ट, एक्स लॉ मिनिस्टर। शांति भूषण साहब एक बहुत नामी वकील थे, उन्हीं के पुत्र प्रशांत भूषण है। इन्होंने, और ये धनंजय महापात्रा, ये वही धनंजय महापात्रा बहादुर जर्नलिस्ट है जिसने 21 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया में पहली बार यह खबर छापी थी कि 15 तारीख को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी है और उसमें नोटों की बोरियां मिली है, उसमें आग लगी है। इन्होंने ही ये कोट करते हुए लिखा था, 8 चीफ जस्टिसेस वेर करप्ट। मैं कुछ अखबारों की कटिंग दिखा रहा हूं, इससे कई चीजें आपको स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। बिहार के कोर्ट में 17,90,000 केसेस लंबित हैं। एक मामला 49 साल से पेंडिंग, माने आधा दशक गुजर गया। यहां देखिए, कहता है कि हाउस 7 स्टेप इन हाउस प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी वर्क्स। ये सारी ये अखबार की कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने बताया था कि इनफैक्ट अभी जो जस्टिस वर्मा के मामले में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट पर, उसके पब्लिकेशन पर कपिल सिब्बल ने आपत्ति दर्ज की है। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट रिलीजिंग इंटरनल प्रोब रिपोर्ट सेट्स डेंजरस प्रेसिडेंट। सिब्बल, अब ये बात समझ में नहीं आ रही क्यों डेंजरस है। मतलब कोर्ट सबके लिए अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, तो भाई अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को, मैं उस रिपोर्ट को भी दिखाता हूं, तो उसमें क्या होगा, इसमें कौन सा ये हो गया है। देखिए, the 9 former judges who spoke of corruption in higher judiciary, ये प्रशांत भूषण। ये देखिए, एक बड़ा मजेदार रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। यह रिपोर्ट सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जरिए दिखाए गए। देखिए, ये लिख रहा है कि accountability in higher judiciary is maintained through in-house mechanism. The Supreme Court of India 97 में 2 रेजोल्यूशंस लाए थे और इसी के माध्यम से ये जो है इन हाउस की व्यवस्था की गई थी मई 1997 में। ड्यूरिंग लास्ट 5 years 1631 complaints were received in the centralized public grievance redressal and monitoring system on the functioning of judiciary, including judicial corruption, and forwarded to the Chief Justice, CJI, Chief Justice of High Courts respectively, as per the procedure established in in-house mechanism. माने इतने मामले आए 1631, ये
31 दिसंबर 2021 तक उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। अब जिस पर खूब चर्चा चलती है जरा उस पर बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें उपेंद्र कुशवाहा बड़े वोकल हैं और वो कहते हैं कि साहब इस देश में जुडिशरी जो है, अपर जुडिशरी, कुछ खास परिवारों के हाथ में ही सीमित है। अब जरा देख लीजिए, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो अभी जस्ट रिटायर किए हैं, उनके पिताजी भी वाई.बी. चंद्रचूड़ देश के 16वें चीफ जस्टिस रहे 78 से 85 तक। जस्टिस पी.एन. भगवती जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू किया था, इनके फादर जस्टिस एन.एच. भगवती, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा पर जस्टिस पी.एन. भगवती इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जस्टिस बी.पी. सिन्हा, ये पटना हाई कोर्ट के सन जस्टिस एस.एन. सिन्हा। एस.एन. सिन्हा साहब पटना हाई कोर्ट के जज थे, उनके पुत्र जस्टिस बी.पी. सिन्हा। जस्टिस बी.पी. सिन्हा वॉज द 6th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1959 से 64। जस्टिस रूमा पाल, इनके पति सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस रूमा पाल वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस आर.एफ. नरीमन, इनके पिता फॉली नरीमन, ये बहुत नामी वकील रहे और फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे, इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, कहता है इन दी पटना हाई कोर्ट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर जजेस हैव फैमिली कनेक्शंस एंड द लीगल प्रोफेशनल। कौन कौन थे जरा देख लीजिए। एक जस्टिस सरवर अली थी, उनकी पुत्री जस्टिस सीमा अली, सीमा अली का भी निधन हो गया। जस्टिस राजीव राय, जस्टिस अभिषेक रेड्डी, ये सन है डॉक्टर ए पुल्ला रेड्डी, एडवोकेट, और ये आप देख रहे हैं। एडिशनली जस्टिस रवि एस धवन, हु सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट फ्रॉम इतना टू इतना, एंड ही वाज द सन ऑफ शांति स्वरूप धवन, न बहुत नामी जज थे। और देखिए, जस्टिस वीवी नगरत्ना, ये कौन है? तो डॉटर ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये वेंकट रमनैया का, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। अभी जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस संदीप खन्ना, नेफ्यू फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एच.आर. खन्ना, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के ऑनलाइन पोर्टल पर भी है। जस्टिस के.एम. जोसेफ, यह सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके पिता के मैथ्यू। जस्टिस यू ललित थोड़े दिन के लिए चीफ जस्टिस बने थे, सन ऑफ यू.आर. ललित, फॉर्मर जज ऑफ पटना हाई कोर्ट, सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, ये कौन है भाई? जस्टिस कोनड्डा रमैया, उनके पुत्र हैं, एंड ही वाज जज ऑफ आंध्र प्रदेश कोर्ट। जस्टिस सुधांशु धूलिया, केशव चंद्र धूलिया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। ये कुछ इंस्टेंसेस हैं, मैंने इसमें बहुत रिसर्च करके निकाला, बट ये कुछ ही इंस्टेंसेस हैं। अगर आप पड़ताल कीजिएगा तो पाइएगा कि हायर जुडिशरी में दो एब्रेशंस है। पहला कि इसमें अपर कास्ट का जबरदस्त पकड़ है, उसका भी एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। मतलब कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में 2021 में मैं रिपोर्ट दिखाता हूं, लगभग 12 यानी लगभग 34% ब्राह्मण जजेस थे। एक एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्पारा, ये बहुत बड़े विसल ब्लोअर हैं और हमेशा इस बात को लेकर के अपनी बात उठाते रहते हैं। उन्होंने इसमें लिखा है कि 50% हाई कोर्ट जजेस एंड 33% जजेस इन सुप्रीम कोर्ट आर रिलेटेड टू हायर एचलॉन्स ऑफ द जुडिशरी। माने 50% हाई कोर्ट के जजेस और 33% सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोई न कोई रिश्तेदारों के हैं। ही सेड, ये इस वर्डिक्ट की बात कहा है, जो 90s में जो आया आपका कॉलेजियम सिस्टम, उसी की बात कर रहे हैं कि रिजल्टेड इन द सेटिंग ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम दैट मोनोपोलाइज। बता दो, कॉलेजियम सिस्टम इतना ओपेक सिस्टम है, इतना अपारदर्शी है,
उसकी प्रोसीडिंग्स किसी को पता नहीं, कैसे अपॉइंटमेंट हुआ वो पब्लिक होता नहीं है। वन फाइन मॉर्निंग एक व्यक्ति है वो जज बन जाता है। एक बहुत मशहूर वकील है इंदिरा जयसिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग को अजीब लगता है कि वन फाइन मॉर्निंग वी फाइंड दैट सम ए पर्सन इज सिटिंग इन द बेंच। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उस रिपोर्ट के आधार पर देखिए यहां लिखा है, ये रिसर्च इंडिकेट दैट अप्रोक्सीमेटली 50% द हाई कोर्ट, जिसकी मैंने चर्चा की, until justice Kaul's retirement it seemed that the court had at least 8 Brahmin judges including CGI Chandrachud with 2023 appointment. It appears that at least 12 of the current 33 यानी 36.4% ब्राह्मण, यानी ये 2023 तक कुल 33 सिटिंग जजेस में 12 ब्राह्मण थे। आप सोच करके देखिए। अब आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं लागू हो मालूम होता, लेकिन मेरिट भी तो हो। सुप्रीम कोर्ट similarly about 33% of the Supreme Court judges have family connections within their higher echelons of the judiciary। 33% जजेज का कोई ना कोई रिश्तेदार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में था। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है नवंबर 25 2022 का, लीनियज एट प्ले 6 of 27 apex court justices had fathers at सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट जजेस। ये स्थिति है। अब मैंने इसकी चर्चा की, अब मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूं, आपको कुछ चीज मैं और दिखाना चाहता हूं। देखिए पेंडेंसी की क्या स्थिति है। कॉलेजियम सिस्टम मैंने बता दिया, अब जरा पेंडेंसी की स्थिति देखिए। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नेशनल जुडिशियल ग्रिड ये सिस्टम है, आप जरा इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये टोटल पेंडिंग सिविल और क्रिमिनल केसेस अभी तक कितने हैं, लास्ट मंथ तक, ये इंस्टीट्यूटेड इन लास्ट मंथ, और टोटल ये आप इसकी ये आप देख लीजिए, माने 23 लाख पेंडिंग है क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस मिलाकर के। लास्ट मंथ में जो डिस्पोजल हुआ है वो है, और उसका सारा आपको यहां दिया हुआ है। ये जो स्थिति है आप सोच करके देखिए कि जिस दिन रिपोर्ट हुआ है, ये ऑनलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं कि केसेस लिस्टेड टुडे सिविल और क्रिमिनल मिला के 8,37,000 इतना। अब ये जो पेंडेंसी है इसका कैसे डिस्पोजल होगा। अब डिस्पोजल लास्ट मंथ ये सारा देख लीजिए आप। अब आइए थोड़ा हम लोग आते हैं हाई कोर्ट पर, सॉरी सुप्रीम कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट का है, मैं आपको हाई कोर्ट का भी दिखाने का प्रयास करता हूं। यस, हाई कोर्ट्स देखिए, ये हाई कोर्ट, आप इसकी स्थिति जरा देख लीजिए कितनी पेंडेंसी है। टोटल केसेस 62,55,000, इसलिए मैंने कहा नहीं, टोटल मिला करके लगभग 6.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अब आप सोच करके देखिए, ये 62 लाख पेंडिंग है और पिछले साल यानी साल भर में लगभग 5.5 लाख डिस्पोजल हुआ। यानी अगर अब से कोई मुकदमा दायर नहीं हो, जबकि 6 लाख मुकदमा इस साल पेंडिंग हुआ करेंट ईयर में, और 5.5 लाख डिस्पोजल हुआ, यानी ये जो पेंडिंग देख रहे हैं आप 62 लाख मुकदमा, इसको डिस्पोजल होते होते हमारी और आपकी दोनों की पुश्तें, कई पुश्तें गायब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इस पर कहीं कोई विचार हो नहीं रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है, 81,000 पेंडिंग है, और करेंट ईयर में लगभग 17,000 ये डिस्पोजल हुआ है, और लगभग उतना ही 17,000 करेंट ईयर में ये माने इंस्टीट्यूट भी हुआ, यानी जितना इंस्टीट्यूट हो रहा उतना अगर हो रहा, लेकिन ये जो पेंडिंग बचा हुआ है आप ये सोच लीजिए ना, 81,000 पेंडिंग कैसे होगा। अब इस पर बहुत तरह से बात हो सकती है। ये जो मैंने आपको बताया कि ये प्रेस रिलीज है,
जो इन हाउस कमेटी जांच की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसका रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर डाल दिया है। कुछ पोर्शंस को डार्क कर दिया गया है, नाम वगैरह जो था उसको कॉन्फिडेंशियलिटी के चलते उसको ये कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रेस रिलीज, ये 22 मार्च का है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, इस वेबसाइट पर आप जाइएगा तो आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। ये पूरा रिपोर्ट जहां जहां आप देख रहे हैं डार्क किया हुआ है, वहां कुछ लोगों के नाम थे, उसको डार्क कर दिया गया, ठीक है। बहरहाल अब हम आपसे एक अलग विषय पर बात करते हैं, माने इसी विषय पर एक अलग ढंग से हम आपसे बात करते हैं। कुछ बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं जिस पर हमको और आपको सोचने की आवश्यकता है। वी नीड टू थिंक ऑन दैट, ये हम लोगों को सोचने की जरूरत है। मैं आपको ये दिखाता हूं, यस। ये पूरा जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया, मेरे 3 मकसद है। पहला कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट हो रहा है, क्या कॉलेजियम सिस्टम बरकरार रहना चाहिए? पहला प्रश्न है। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये सिस्टम क्या बरकरार रहना चाहिए? क्या संविधान के अनुच्छेद 312 में जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की परिकल्पना की गई थी, इसको लागू नहीं होना चाहिए? क्या यूपीएससी की तरह, आईएएस, आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज की तरह इन जजों का अपॉइंटमेंट लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं होना चाहिए, जिसमें मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर, न कि पारिवारिक संबंध के आधार पर नियुक्तियां हों? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दुर्भाग्य यह है इस देश का कि जहां 140 करोड़ जनता के मुस्तकबिल का फैसला जो अदालतें करती हैं, उनके जजेस करते हैं, उनकी नियुक्ति के संबंध में 90, 95, 99% सिटीजन्स को कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि आप रोज उससे दो चार हो रहे हैं। यह प्रश्न क्यों नहीं राष्ट्रीय डिबेट बनता है? वाई नॉट नेशनल डिबेट? ये पॉलिटिशियंस क्यों नहीं इसको राष्ट्रीय डिबेट बना रहे? क्यों डरता है? इसलिए डरता है कि इसके मुकदमे इसके यहां पेंडिंग है। ये सब लोग गिड़गिड़ाते रहता है, क्योंकि ये जो अपराधी संसदों और विधान मंडलों में गए हैं, इन लोगों के पास न तो वो सामर्थ्य है, न पौरुष है, न शौर्य है, क्योंकि उत्कोच के अपराध के तले दबे हुए ये लोग घुटने टेक दिए। तो ये पहला प्रश्न जो है मैंने आपके सामने रखा है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, करप्शन इन जुडिशरी। जस्टिस यशवंत वर्मा के पहले मीडिया में चर्चा नहीं होती थी, लोग बहुत डरते थे, लेकिन मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि जिसका जिस संस्था का जिस कारण से उदय होता है, वही कारण उसके पतन का भी होता है। मैं आपको आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं, यह जुडिशियल एक्टिविज्म और एक कॉलेजियम सिस्टम, ये दो ऐसे चीज थे जिसके कारण जुडिशरी का उत्थान हुआ। और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा भी है। वी नीड टू हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हमारे और आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो यही न्यायालय रिट्स के माध्यम से या फिर जो पब्लिक के इश्यूज रहेंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका के माध्यम से हमको न्याय देगा। लेकिन यही वो मैकेनिज्म है जो इसके पतन का भी कारण हो रहा है। अब सोच करके देखिए ना, 2003 में एक मामला, मुझको अगर ठीक से याद हो तो जस्टिस समित मुखर्जी का आया था।
आप अखबारों की कटिंग आप देखिएगा, सीबीआई कुछ बिल्डर्स, कुछ ठेकेदार, कुछ दलाल, कुछ वकील के फोन को सर्वेलेंस पर जब लिया तो उसने पाया कि दिल्ली के दिल्ली हाईकोर्ट के ही जस्टिस समित मुखर्जी का फोन भी आ गया सर्वेलेंस में। उनसे जो बातें सुनी गई उस कन्वर्सेशन में, तो मालूम हुआ कि तो करोड़ों का, अरबों का वारान्यारा हो रहा है। अंततोगत्वा उस पर केस हुआ, सीबीआई, वो जेल भी गए 2003, आज 25 हो गया। क्यों लटके हुए, क्यों उसका स्पीडी डिस्पोजल नहीं हुआ, क्यों उनका स्पीडी ट्रायल करके उनको कन्विक्ट नहीं किया गया? यह न्यायालय के साख पर भी प्रश्न चिन्ह है। कुछ नहीं हुआ। जस्टिस निर्मल कौर और निर्मल यादव वाला जो एपिसोड है जिसमें कहा गया कि ये निर्मल यादव के पास के देने के लिए, अब उसमें करा कि शायद किसी वकील के लिए दिया गया। तो ये 17 साल तक इन हाउस इंक्वायरी वगैरह क्या क्या हुई और अंततोगत्वा क्लीन चिट। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक अपने चश्मे से देख रही, लेकिन इस पर बात नहीं होती है। तो मैंने दूसरा कहा, ये करप्शन। ये बात सही है कि भारतीय समाज और हर वर्ग, मतलब मैं ये बहुत कठोरता से आपको बता रहा हूं, अपने अपने हिस्से का हिंदुस्तान हर कोई गिद्ध की तरह नोच कर खा रहा है। जिसको मौका नहीं मिला वो ईमानदार हो जाता है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात जुडिशियरी और हायर जुडिशियरी में करप्शन का है। इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। अब ये मीडिया और खास करके सोशल मीडिया पर ये बातें शुरू हो गई हैं। तीसरा विषय कि साहब, फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर, थर्ड पिलर, फोर्थ पिलर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और प्रेस, इस चारों पिलर में अगर घून लग गया है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस, ये अगर चारों भ्रष्टाचार और अन्य कुरीतियों और बुराइयों के तले दम तोड़ रहा है, तो क्या फिफ्थ पिलर यानी हम भारत के लोग को सामने नहीं आना चाहिए? ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। इन तीनों विषय पर व्यापकता से बहस करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह देश अभी महज 7 दशकों का रिपब्लिक है, और इसी 7 दशक में हम लोगों ने इस प्रजातंत्र के वट वृक्ष की जड़ों में दीमक लगा दिया है। ये हमारा, आपका, इस समाज का कर्तव्य है कि उस दीमक को निकालना होगा, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। चाणक्य ने कभी कहा था, जब उनके पैर में एक कांटा चुभ गया था, चाणक्य आए और उस कांटे वाले जो पौधा था उसमें मट्ठा डालना शुरू किया, गुड़ डालना शुरू। किसी शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हैं, आपका कांटा तो निकल गया पैर से। उन्होंने कहा कि इस कांटे को ही हम खत्म कर देंगे, क्योंकि जैसे ही गुड़ देंगे चींटी आएंगी और चींटियां इस वृक्ष को ही खत्म कर देगी। आज उसी चाणक्य की तलाश है इस देश को, और वो चाणक्य कोई और नहीं, हमारे और आपके बीच, हमारे और आपके हृदय में बैठा है। इसलिए इस प्रश्न पर विचार हो, इस प्रश्न पर प्रहार हो और ऐसे चीजों का प्रतिकार हो, तभी हम एक स्वस्थ और वाइब्रेंट प्रजातंत्र की छांव में अपना जीवन गुजार सकते हैं और अपने आने वाले अगले पुस्त को, अगले जनरेशन को, अगली विरासत को एक स्वस्थ प्रजातंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र दे सकते हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।